गुड मॉर्निंग क्लास। तो बात करते हैं यहाँ, अगला आर्टिकल है आपका कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो इसको पहले हम लोगों ने उपग्रह के बारे में क्या देखा कि उपग्रह का प्रक्षेपण कितना होता है, पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने इस उपग्रह का प्रक्षेपण व्यू लगभग तुम्हारा होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। 7.9 था तो उसको लगभग हम 8 मान सकते हैं कि मतलब पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग तुम्हारा लगभग कितना निकाले थे, 8 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद हम लोग निकालना था क्या, उपग्रह का परिक्रमण काल वो कितना होता है तुम्हारा, उपग्रह का परिक्रमण काल भी लगभग निकाले थे कितना, 85 मिनट। ठीक है, मतलब पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का परिक्रमण काल तुम्हारा 85 मिनट है ना। मतलब 85 मिनट में वो पृथ्वी का क्या कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। अच्छा, तो यहाँ तक तो बाद में हम लोगों ने बात किया था उपग्रहों की जो कि तुम्हारे प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, है ना। जैसे चंद्रमा तुम्हारा प्राकृतिक रूप से मौजूद है जो कि पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। बात आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल मतलब जानते हो तुम लोग, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या होता है, इंसानों द्वारा बनाए गए, है ना। ऐसे उपग्रह जिन्हें किनके द्वारा बनाया गया हो, इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो यदि क्या होता है कि कृत्रिम उपग्रह में अभी जैसे बताया कि कक्षीय वेग लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो ये मान तुम्हारी अर्थ है। ठीक है, हमने इसके सरफेस से कोई पिंड प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रक्षेपित किया ऊपर की ओर और उसे लगभग कितना वेग दे दिया, उसे लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड का क्षैतिज वेग दे दिया। ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी तल से प्रक्षेपित करने पर उसे, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर छोड़कर उसे लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड का क्षैतिज वेग अगर दे दिया जाए तो वो पिंड क्या करेगा कि पृथ्वी के परितः एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में क्या करता रहेगा, परिभ्रमण करता रहेगा। ठीक है, ऐसे उपग्रह तुम्हारे क्या कहलाएंगे, कृत्रिम उपग्रह। यदि किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से प्रक्षेपित कर कुछ ऊंचाई पर छोड़कर उसे लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड का क्षैतिज वेग दे दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे उपग्रह तुम्हारे क्या कहलाएंगे, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा, तो बात करते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के बारे में आप लोग क्या जानते हो। सबसे पहले तुम्हारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने छोड़ा था, रशिया ने। ठीक है, जिसका नाम क्या था तुम्हारा, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ये इन्होंने छोड़ा था 1957 में। ठीक है, तब रशिया नहीं था तुम्हारा, यूएसएसआर था। ठीक है, मतलब सोवियत संघ। तो उन्होंने पहला उपग्रह छोड़ा था स्पुतनिक फर्स्ट नाम से। ठीक है, 1957 में। इंडिया का पता होना चाहिए तुमको कि इंडिया ने सबसे पहला उपग्रह किस नाम से छोड़ा था, उसका नाम था तुम्हारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है, और ये छोड़ा गया था 1975 में। देखो ये डेट याद कर सकते हो आसानी से, ये 1957 में छोड़ा गया। ठीक है, डिजिट्स को इसको पलट दो तो ये कितना प्राप्त होगा, 1975। तो इंडिया ने अपना पहला उपग्रह, ये आर्यभट्ट को जानते हो कि मशहूर गणितज्ञ थे तुम्हारे। ठीक है, तो उनके सम्मान में इसका नाम, उपग्रह का नाम क्या रखा, आर्यभट्ट। अच्छा, ये रशियन लैंग्वेज में स्पुतनिक का नाम होता है सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह ये रशियन लैंग्वेज में स्पुतनिक को है सैटेलाइट बोला जाता है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है, जैसे अभी देखा होगा कि वैक्सीन भी रशिया ने लॉन्च की सबसे पहला। ठीक है, उसका नाम उन्होंने स्पुतनिक ही रखा है। वैक्सीन का नाम रखा है उन्होंने, जो कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है, स्पुतनिक वी नाम रखा है। ठीक है, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहला काम हम ही ने किया है। ठीक है, मतलब अमेरिका से पहले हमने सैटेलाइट भी लॉन्च किया था और क्या क्या वैक्सीन के मामले में भी सबसे पहले हम ही लोगों ने वैक्सीन लॉन्च किया है। ठीक है, तो मतलब वो अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं कि अभी तक तो वैक्सीन काफ़ी सारे आ जाएंगे तुम्हारी जनवरी फरवरी तक, दिसंबर तक 1-2 आने की संभावना है। लेकिन वो दिखा रहे हैं कि भले इसको WHO ने अभी तक मान्यता ना दी, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि सबसे पहले वैक्सीन किसने लॉन्च की, हमें लॉन्च की। अच्छा, उसके बाद बात आती है इनके उपयोग क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह के उपयोग। तो देखो बेटे, इनके उपयोग काफ़ी सारे हैं, जितने भी धुआं है इनके उपयोग कम है। ठीक है, हम लोग दैनिक दिनचर्या में हम लोगों को भले ही महसूस ना होता हो कि उपग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, लेकिन बहुत सारे प्रभाव है। उपग्रह ना हो तो हमारी जिंदगी क्या हो, बहुत पीछे चली जाए। तो इनमें जैसे पहला उपयोग तुम्हारा क्या हो जाएगा कृत्रिम उपग्रहों का, मौसम की जानकारी। ठीक है, उपयोग यहाँ लिख दे रहे हैं, मौसम की जानकारी। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स, ठीक है, गेन करते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है। जैसे पहले देखते होगे कि आंधी तूफान आता था या खूब बारिश होती थी। ठीक है, तो लोग काफ़ी सारे मर जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, 1-2 हफ्ते पहले ही बता देते हैं कि ओडिशा में तुम्हारा तूफान आने वाला है, अम्फन तूफान। ठीक है, पहले से तैयारी करके रख लो। तो सब कैसे पॉसिबल है, वो तुम्हारे सैटेलाइट्स के माध्यम से पॉसिबल है। सैटेलाइट्स क्या करते रहते हैं, अर्थ के परितः ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और उनसे क्या करते रहते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। उसमें क्या होता है, लोगों को मौसम की जानकारी देता रहता है कि जैसे
जैसे देखते होगे कि एक हफ्ते पहले का तापमान बता देता है कि कल इतने डिग्री तापमान रहने वाला है, परसों इतने डिग्री, ठीक है, और कल इतनी बारिश होने वाली है, यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया, वहाँ ऑरेंज अलर्ट। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये तुम्हारे सैटेलाइट्स के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो देख रहे हो आज के युग में सैटेलाइट्स का कितना उपयोग है। अगर हम उनको आंधी तूफान के बारे में पहले से जानकारी ना दे तो कितने लोग मारे जाएं। लेकिन क्या होता है कि एक दो हफ्ते पहले हम लोग क्या जानकारी दे देते हैं कि यहाँ इस राज्य में तुम्हारा तूफान आने वाला है, आप लोग पहले से तैयार हो जाए, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो सबसे अहम चीज़ है क्या तुम्हारी, ये मौसम की जानकारी हमसे इससे मिलती रहती है। और ये काम तो पता है, और बहुत सारे काम हैं तुम्हारे, टेली कम्युनिकेशन, ये जो तुम लोग कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल से बातचीत करते हो, ठीक है, टीवी में जो लाइव प्रसारण देखते हो, या ऐसे भी जो सारे तुम न्यूज़ चैनल्स या अन्य प्रोग्राम्स देखते हो, ठीक है, वो सब तुम्हारे किसके कारण पॉसिबल है? कृत्रिम उपग्रहों के कारण, ठीक है। वो सब क्या करते रहते हैं, चैनल्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उसको ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। तीसरा उपयोग इसका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में, युद्धकाल में ये सुनते होंगे कि फलाने देश ने ऐसा ये जासूसी उपग्रह लॉन्च किया, इसने ये जासूसी उपग्रह लॉन्च किया। तो देखो बेटा, ये युद्ध काल में यूज़ कैसे होता है कि मतलब जैसे अभी देखा होगा वो जो तुम्हारा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, तो इन लोगों ने पहले सैटेलाइट तस्वीरों से देख लिया था कि आतंकवादियों के तुम्हारे लॉन्चिंग पैड्स कहाँ पे है ना, तो उसके माध्यम से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, फिर जाकर उन्होंने स्ट्राइक की वहाँ पे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब तुम्हारे सैटेलाइट के माध्यम से पॉसिबल है। वो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, यहाँ से तस्वीर इकट्ठा कर ली, बस भेज दिया, बस आप वहाँ पे जाके अपना काम पूरा कर लीजिए, ठीक है। एक बात और पता होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारे यूएसए के हैं, ठीक है, अमेरिका के। इसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं अर्थ के चारों, और अभी तक लगभग 5000 से 6000 के मध्य, मतलब 5000 के मध्य मान सकते हो, 5000 से 6000 के मध्य सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं, अर्थ के परिधि ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, अब बात आते हैं कृत्रिम उपग्रहों। तो इस तरह ये उपयोग देख रहे हैं, और काफ़ी सारे उपयोग गिना सकते हैं। जैसे तुम्हारे ये पायलट प्लेन उड़ाते हैं, ठीक है, उनमें वो लोग अपने उसका मार्ग का निर्धारण करने के लिए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना, उसमें सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स, पृथ्वी पर कहाँ क्या स्थित है, कहाँ पर क्या नहीं स्थित है, इन सब कामों में उपग्रह का क्या, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। अगली बात आती है कृत्रिम उपग्रहों के प्रकार, ठीक है, देखते हैं प्रकार कितने होते हैं इसके, टाइप्स। तो देखो बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में दो प्रकार के दिए हैं, तो दो प्रकार पढ़ा रहे हैं, लेकिन काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के कौन से तुम्हारे दिए सिलेबस में? पहला तो दिया तुम्हारा भूतुल्यकालिक उपग्रह, ठीक है, भूतुल्यकालिक उपग्रह, इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरा प्रकार है तुम्हारा ध्रुवीय उपग्रह, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। तो देखो बेटा, भूतुल्यकाली ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, भूतुल्यकाली। इसको देखो पहले क्या होता है। अब देखो ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है तुम्हारा। अब पृथ्वी के बारे में क्या क्या जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष के परिता भी घूम रही है और सूर्य के परिता भी एक निश्चित कक्षा में क्या कर रही है, परिक्रमण कर रहा है। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, कोई उपग्रह यहाँ पर स्थापित करते हैं, ठीक है, ये मान लिया हमने यहाँ पर कोई उपग्रह स्थापित कर दिया, ठीक है, और मान लो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा प्यारा देश भारत स्थित है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत स्थित है इस पोजीशन पे, और इसके ऊपर यहाँ पर कोई सैटेलाइट स्थापित है। अब मान लो कि घूर्णन के कारण, ठीक है, मान जानते हो पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक है, तो मान लो कुछ समय पश्चात हमारा भारत यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, और ये सैटेलाइट ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ से क्या पहुँची, यहाँ पर पहुँची, ठीक है, ये अभी इसके एकदम सीध में, यहाँ पर भी सीध होता। अब मान लो कुछ समय और बीत गया, फिर यहाँ पर हमारा प्यारा भारत यहाँ पर पहुँचा, और फिर जो सैटेलाइट है घूमते घूमते इसी के फिर सिद्धांत में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अगर भारत में खड़े होकर देखें तो हमको क्या लगेगा कि वो सैटेलाइट स्थिर है, मतलब वो अलग कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भारत के इंडिया में खड़े होकर देखें, ऊपर देखें, तो लगेगा कि वो सैटेलाइट स्थिर है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है कि
वो जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है, ठीक है। अब जानते हो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, और इसका कोणीय वेग लगभग 7.29 गुणे 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा सैटेलाइट हो ये भी तुम्हारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमे और इसका भी कोणीय वेग लगभग इतना ही हो, ठीक है, और पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के समांतर हो, तो क्या होगा कि वो जो सैटेलाइट होगा, उपग्रह होगा, वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या प्रतीत होगा, स्थिर प्रतीत होगा, ठीक है। ऐसे सैटेलाइट्स को लोग क्या बोलते हैं, भूतुल्यकालीन उपग्रह, ठीक है, जिनका यदि हम किसी उपग्रह को पृथ्वी से प्रक्षेपित कर इस ऊंचाई पर प्रक्षेपित करें, ठीक है, कि वो पृथ्वी के किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष हमको कैसा प्रतीत हो, स्थिर प्रतीत हो, तो ऐसे उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, भूतुल्यकालीन उपग्रह। और वह कक्षा जिसमें वह भूतुल्यकालीन उपग्रह परिभ्रमण करता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूतुल्यकालीन कक्षा, ठीक है। इनकी खास बात होती है कि भूतुल्यकालीन कक्षाओं की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनकी ऊंचाई होती है 35,745 किलोमीटर, ठीक है। इसको लगभग तुम 36,000 मान सकते हो, याद रखने के लिए 36,000 किलोमीटर। मतलब इन भूतुल्यकालीन कक्षाओं की ऊंचाई, ठीक है, पृथ्वी तल से लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर, और कोणीय वेग इनका पृथ्वी के समांतर ही 7.29 गुणे 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड होता है। इसी कारण ये उपग्रह पृथ्वी तल के किसी बिंदु से देखने पर हमको कैसा प्रतीत होते हैं, स्थिर प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे भूतुल्यकालीन की कहानी थी। अगली बात आती है तुम्हारी ध्रुवीय उपग्रह की, ठीक है, पोलर सैटेलाइट्स। तो बेटा नाम से जिससे काफ़ी स्पष्ट हो रहा है पोलर सैटेलाइट्स कैसे होंगे, जो ध्रुवों के परितः चक्कर लगाए। अब जानते हो पृथ्वी के तुम्हारे दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, 2 पोल्स, एक होता है नॉर्थ और ये वाला तुम्हारा नीचे वाला कौन सा है, साउथ पोल, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये तुम्हारा कैसा, साउथ पोल। तो ऐसे उपग्रह जो उत्तर दक्षिण दिशा में परिभ्रमण करें, ये वाले जो तुम्हारे भूतुल्यकालीन उपग्रह हैं, ठीक है, ये तुम्हारा विषुवत वृत्त होता है या भूमध्य रेखा, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे परिभ्रमण करती है कुछ इस प्रकार, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में कुछ इस प्रकार परिभ्रमण करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे उपग्रह जिनका परिभ्रमण काल ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में हो, ऐसे उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। इनकी खास बात यह है कि इनकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी तल से बहुत कम, इनकी ऊंचाई लगभग तुम्हारी होती है 500 से 800 किलोमीटर, ठीक है। मतलब पृथ्वी तल के समीप ही ये लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और इनके घूर्णन की दिशा तुम्हारी क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। और अभी तुम्हारे काफ़ी तरह के उपग्रह होते हैं, लेकिन अब 2 ही दिए हैं तुम्हारे सिलेबस में, तो 2 ही जानो। अच्छा, अब बात आती है कि इनको छोड़ा कैसे जाए, इनको पृथ्वी तल से छोड़ा कैसे जाता है उपग्रह को। तो देखो बेटा, इनको छोड़ने के लिए तुम्हें मल्टी स्टेज रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है उपग्रह को छोड़ने के लिए। मल्टी स्टेज रॉकेट्स, ठीक है। मल्टी स्टेज रॉकेट्स, मल्टी स्टेज मतलब जिसमें काफ़ी सारे चरण होते हैं, जैसे तुम्हारे 2 तरह के, पहला तो तुम्हारा भूतुल्यकालीन उपग्रह, और दूसरा तुम्हारा था ध्रुवीय उपग्रह। मल्टी स्टेज देखो बेटा, तुम लोगों ने 2 नाम सुने होंगे, अक्सर न्यूज़ में रहता है। एक तुम लोगों ने सुना होगा GSLV, ठीक है, एक सुना होगा तुम लोगों ने PSLV। ये 2 तो है तुम्हारे मेनली जो रॉकेट्स हैं, ठीक है, भारत के पास इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए। एक है तुम्हारा GSLV, एक होता है तुम्हारा PSLV। इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV का मतलब होता है तुम्हारा पोलर
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो जीएसएलवी होगा वो तुम्हारे किस तरह के उपग्रह को प्रक्षेपित करेंगे, जो तुम्हारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होंगे, ठीक है, जो भूतुल्यकाली उपग्रह होंगे उनको कौन सा तुम्हारा प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपित करेगा, जीएसएलवी, ठीक है। और जो तुम्हारे ध्रुवीय उपग्रह हैं उनको तुम्हारे कौन से यहाँ तुम्हारे प्रक्षेपित करेंगे, पीएसएलवी, जिनको हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। अब यहाँ पे एक बात आती है ये कि जानते होगे कि भारत द्वारा, अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये तुम्हारे जो ध्रुवीय भूतुल्यकाली उपग्रह हैं, ठीक है, और इनको इन जो सैटेलाइट्स के द्वारा छोड़े जाते हैं, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा ऊंचाई तक छोड़ना है, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, और ये क्या करते हैं, काफ़ी भारी वजन उठा सकते हैं, ठीक है। ये लगभग तुम्हारे कैरी कर सकते हैं 1800 से, ठीक है, 3500, 4000 कर दो, 3500 तो छोड़ा था, 1800 से 4000 किलोग्राम। ये जो तुम्हारे जीएसएलवी जो होते हैं, ठीक है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये तुम्हारे 1800 से, ठीक है, 4000 किलोग्राम तक के वजन को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे पीएसएलवी होते हैं ये तुम्हारे 1800 किलोग्राम से नीचे, ठीक है, 1800 किलोग्राम से जो कम वजन के सैटेलाइट्स होते हैं इनको कहाँ पे स्थापित करते हैं, ध्रुवीय कक्षाओं में, जिनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 500 से 800 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझो कि जो जीएसएलवी होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर रॉकेट होते हैं। अभी तक भारत के द्वारा सब छोड़ा गया सबसे ताकतवर तुम्हारा सैटेलाइट है, ठीक है, GSAT-29, इसका वजन लगभग तुम्हारा 3500 किलोग्राम तक का है, ठीक है। और इतने वजन के सैटेलाइट को तुम्हारा इस ऊंचाई पर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया। तो इससे क्या समझते हो कि कभी कभी न्यूज़ में दिखाते होंगे कि बाहुबली है ना, इसको नाम दिया गया है बाहुबली, जो अभी तक का सबसे ताकतवर इसका वेरिएंट है, उसका नाम है GSLV MK3, ठीक है, इसको बाहुबली भी कहा जाता है, लेकिन जनरली इसका ये नाम है। तो ये इससे क्या समझते हो कि जो जीएसएलवी तुम्हारे व्हीकल्स हैं वो वजन वाले सैटेलाइट्स को ज़्यादा ऊंचाई तक प्रक्षेपित करते हैं, और जो पीएसएलवी वाले हैं, ठीक है, वो कम ऊंचाई तक कम वजन वाले रॉकेट्स को क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तुम्हारे, ये भूतुल्यकाली उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह का काम क्या होता है। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भूतुल्यकाली जो उपग्रह हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब संचार माध्यम के जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं बातचीत करने के लिए या रेडियो प्रसारण के लिए, टीवी प्रसारण के लिए, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो वो तुम्हारे सैटेलाइट्स तुम्हारे कैसे होते हैं, जीएसएलवी टाइप सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं। और जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, वो कैसे तुम्हारे सैटेलाइट्स होते हैं, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स, अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग कह सकते हो उसको, मतलब ये यही पता करते हैं कि मौसम की जानकारी दे दिया, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है पृथ्वी पर, ठीक है, कहाँ पर हमको प्लूटोनियम मिल सकता है या हमको यूरेनियम मिल सकता है, ठीक है, अन्य खनिज पदार्थों की जानकारी, मिट्टी की जानकारी दे दी। तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी तल के समीप पर घूमा करते हैं, तो इसी कारण ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, और थोड़ी इसके बारे में जानकारी दे देते हैं तुमको। ये जो तुम्हारे दो तरह के सैटेलाइट्स आप जानते हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सैटेलाइट्स का। ये तुम्हारा कुछ सैटेलाइट का एक तुम्हारा ये ठीक नहीं बना जाता, तो इसको देख लो। ये होता है तुम्हारा सैटेलाइट का कोई डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे चरण होते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा 4 चरणों वाला सैटेलाइट है, ठीक है, और इसमें जो सैटेलाइट लगा होता है वो सबसे ऊपर वाले यहाँ पे पोर्शन पर लगा होता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा होता है थ्रस्टर्स होते हैं, मतलब पुलाव करने के लिए, आप इतने भारी भरकम वजन को एक साथ उठाने के लिए बहुत सारा इसमें दबाव लगाने की आवश्यकता है ना, तो ये सारे थ्रस्टर्स लगे होते हैं। अब जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है क्या होता है कि इससे सबसे पहले थ्रस्टर्स अलग होंगे, ठीक है, फिर पहला चरण अलग होगा, फिर दूसरा चरण अलग होगा, फिर तीसरा चरण, फिर चौथे चरण में जाके सैटेलाइट तुम्हारा लॉन्च हो जाता है। लेकिन इसमें एक खामी ये है, इसमें तुम्हारे खर्चे हुए कितने करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, ठीक है इसमें। और लेकिन मेन होगा तुम्हारा क्या, सैटेलाइट पर वही तुम्हारा जाके कक्षा में स्थापित हो गए, और बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, वेस्ट हो गई। इसमें 90 से 95% तो अर्थ पर वापस आ गई, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वायुमंडल घर्षण दबाव खत्म हो जाती है। और मेन चीज़ जो है सैटेलाइट अंतरिक्ष में क्या होगा, स्थापित होगा। तो एक तुम नाम सुने होंगे, एक कंपनी है अमेरिका की, ठीक है, SpaceX नाम से, इसके CEO है तुम्हारे इलॉन मस्क। उन्होंने ऐसा ही लॉन्च व्हीकल की क्या किया, आविष्कार किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, फाल्कन 9 नाम से, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा ही ये प्रक्षेपण यान बनाया कि ये एक बार इसमें केवल 3 चरण होते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये फाल्कन 9 के बाद 3 चरण है। इसमें क्या होता है
कि सैटेलाइट को लेकर जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष में छोड़ देगा। फिर क्या होगा, ये जो तुम्हारा पूरा कंपोनेंट है पुनः क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर वापस आया जाएगा, जिससे हम उसको क्या कर सके, रीयूज कर सके। मतलब ये तुम्हारा कैसा रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है, ठीक है, रीयूजेबल रॉकेट। मतलब इतनी प्रोग्रेस कर ली उन्होंने कि एक बार सैटेलाइट को लॉन्च करके ये जो तुम्हारा लॉन्च व्हीकल है ये पुनः पृथ्वी पर आ गया, फिर उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि जैसे मान लो तुम लोग घर से विद्यालय आए, ठीक है, बाइक से आए और यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, अगले दिन फिर घर से आए, फिर नई बाइक ली, फिर आए, तो तीसरे दिन फिर आए, तो इसमें कितना खर्चा होगा, ठीक है। अगर ऐसे मान लो कि हम एक बाइक को बार बार यूज़ करते रहे, यहाँ से विद्यालय आए, फिर उसी बाइक को ले जाए, फिर दोबारा उस बाइक से आए, है ना, तो कितना पैसा बचेगा। तो सेम सिस्टम यहाँ पर उन्होंने किया, उन्होंने रॉकेट बनाया फाल्कन 9 नाम से। वो क्या करता है, सैटेलाइट पर छोड़ देता है, फिर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जिससे कि हम इसको लेकर क्या करते हैं, पुनः सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बता दें आप लोग, क्या होगा कि घर पे रहते रहते लॉकडाउन में काफ़ी बोर हो गए होंगे ना, उदासीन अवस्था में चले गए, इनकी बायोग्राफी आप लोग पढ़े, बहुत क्रांतिकारी आदमी लोग, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ इलॉन मस्क, बायोग्राफी ऑफ। तो इसमें आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप पूरा सर्च कीजिएगा बायोग्राफी ऑफ इलॉन मस्क बाय सिद्धांत अग्निहोत्री। इस नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आपको 1 घंटे का वीडियो मिलेगा, ठीक है, 2 पार्ट में, आधे आधे घंटे का। इनकी बायोग्राफी पढ़ी, इनको 20वीं सदी का आइंस्टीन भी कहा जा सकता है। इतने टैलेंटेड, केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, अपनी कंपनी स्थापित करी पेपाल नाम से, और पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो इनकी बायोग्राफी आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो क्या करेगा कि आप लोगों के अंदर थोड़ा कैटलिस्ट का काम करेगा, है ना, प्रेरक का। जैसे क्या करते हैं, प्रेरक क्या करते हैं, विद्या के वेग को बढ़ा देते हैं। तो घर पे रहते रहते आप लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले गए होंगे और थोड़ा मूड भी अपसेट होगा, तो ऐसा क्या कीजिए कि ऐसे लोगों की बायोग्राफी सुनिए, तो ये क्या करते हैं कि आप लोगों के अभिक्रिया के वेग को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आज अगर वीडियो देख रहे होंगे आप लोग तो एक बार ये सर्च कीजिएगा, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ इलॉन मस्क। बहुत ही बढ़िया आदमी है और पता नहीं क्या क्या कर दी। इसके 4 कंपनीज चलते हैं तुम्हारे, एक स्पेस एक्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, एक टेस्ला नाम से चलती है, टेस्ला जानते होंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाते हैं सोलर सिटी नाम से। और एक और कंपनी न्यूरालिंक नाम से, उन्होंने हाल ही में प्रयोग किया है कि मतलब वो चिप लगा दिया है सुअर के दिमाग में, जिससे कि क्या कर सके कि रोबोट्स और इंसानों के मध्य कनेक्टिविटी को बढ़ा सके, ठीक है। तो बहुत सारे काम इन्होंने किए, तो ये सारी बातें थी तुम्हारी। तो इसके बाद तुम्हारी बात आती है, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सैटेलाइट्स के बारे में सारी जानकारी ले लिया, फिर बाकी बातें देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।